हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए सीपैट, यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है आपका जीके का, और उसके बाद है साइंस पोर्शन का। साइंस में आपका होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भले ही आप यहाँ पर रोज़ 10 ही करें, उनको बस आप तैयार करते रहें। ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लगा लिए प्रैक्टिस में, 100 कर लिए, लेकिन आपको क्वेश्चन एक भी तैयार नहीं किया है। भले ही आप 5-5 करें या डेली 10-10 करें, और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन करें, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जो फालतू के क्वेश्चन ना पढ़ें। आप चैलेंजिंग करने के लिए इधर उधर पढ़ते रहें, लेकिन अच्छे क्वेश्चन पढ़ें और थोड़ा कंटेंट पढ़ें, और जो पढ़ें तो वो बहुत अच्छे पढ़ें, यानी कि आपको वो तैयार हो जाए क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते रहे और आपको तैयार कुछ नहीं हो रहा है। तो अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीपैट में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित में से चिप्स को ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रभावित की जाती है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ही टफ है, तो आपको हम बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आपने कोई भी कुरकुरा या खाया होगा, उसके पैकेट में देखा हवा सी भरी होती है, तो यानी कि उसको नमी से बचाने के लिए ये किया जाता है, यानी कि वो सीड़े नहीं। तो इस प्रकार से आपने वो कौन सी उसमें गैस होती है, हवा होती है, गैस कौन सी होती है, तो उसमें जो होती है नाइट्रोजन होती है। यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा भी होगा, खाए होंगे कुरकुरे वगैरह, जिसमें भी आपके पैकेट जो फूले फूले होते हैं, तो वो नाइट्रोजन उसमें होती है, तो वो सीड़ते वगैरह नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह का तत्व नहीं है। तो आपको जो पीरियोडिक टेबल है आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर उसी से क्वेश्चन है, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एलिमेंट जो है हैलोजन जो समूह का नहीं है। क्या ग्राफीन है, या फिर आयोडीन है, या फिर क्लोरीन है, या फिर फ्लोरीन। यदि आपको एलिमेंट लर्न नहीं है ग्रुप वाइज, तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे आप। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राफीन जो है यहाँ पर हैलोजन समूह का तत्व नहीं है। तो आपको पता होने चाहिए कि हैलोजन तत्व के समूह कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ट्रिक भी होते हैं, आपको कुछ भी याद कर लें, बस आपको याद होना चाहिए। तो जैसे हमने ट्रिक हमारी थी, बहुत पहले याद की थी जब हम 12th में थे, मैम ने करवाई थी, तो वही याद है। आप भी कर सकते हैं यदि आपको अभी तक कोई ट्रिक नहीं पता है। तो हैलोजन समूह के तत्व ये होते हैं, जैसे कि एफ से होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार होता है, आपको ट्रिक से बता देते हैं, ऐसे याद ना करें। जैसे हमको याद थी फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये सभी आपके हैलोजन तत्व के समूह। अब इससे कोई भी तत्व आपका बाहर आएगा तो हैलोजन समूह का तत्व नहीं है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ग्राफीन कहीं भी नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन क्लोरीन ऑप्शन में है तो हो जाएगा। ब्रोमीन ब्रोमीन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर होता तो ये भी होता है हैलोजन तत्व का। आयोडीन आयोडीन देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ये भी यहाँ पर हैलोजन समूह का है। फिर देखिए यहाँ पर 80 इसको क्या बोलते हैं, अभी क्लियर थोड़ा हम भूल गए हैं, तो आप लोग कमेंट में बता देना यदि पता है। तो ये भी नहीं है, तो ग्राफीन इसका राइट आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। देखिए फिर कल बाहर आई आंटी 80। तो ये होता है, ये सभी आपके हैलोजन तत्व के हैं, तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीपेट से रिलेटेड। तो इसका होता है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। मोस्टली स्टूडेंट को भी पता होगा, तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो, और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। सोडियम साधारण नमक का NaCl होता है। तो ये बेसिक सी नॉलेज है, पता ही होनी चाहिए इतनी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्षिक घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये है जो आपको दूध में मिलावट होती है, पानी वगैरह, तो किस यंत्र से मापा जाता है, आपको बता देता है कि इसमें पानी है या फिर नहीं। तो ये होता है आपका बैरोमीटर होता है, कि हाइड्रोमीटर होता है, या फिर फोटोमीटर। क्वेश्चन का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नियत तापमान पर कैसे एक निश्चित मात्रा का दाब इसके आयतन के साथ विपरीतता भिन्न होता है। यहाँ किस नियम की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नियत ताप यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट नियम है, ये कहीं आपको देखने को मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो चार्ल्स का नियम हुआ, फिर किस में आपको ये पता है किस में कांस्टेंट क्या रहता है, तो आप ईजिली कर लेंगे और इतनी ये लैंग्वेज आपको पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। इस बस आपको कांस्टेंट वाली बात पकड़नी है। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है नियत तापमान पर, तो नियत का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर पूछ रहा है किस में, तो आपको ये पता है कि नियम में किस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आप इजीली कर लेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, नहीं पता है तो आप यहाँ पर इसको कर लें, और थोड़ा ट्रिक से हम बता रहे हैं क्योंकि इस प्रकार आप भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चार चार नियम होते हैं। तो देखिए चार्ल्स का नियम है, यहाँ पर ये चार्ल्स का नियम होता है। चार्ल्स के नियम में आपका क्या, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर आपका दाब, यानी कि दाब कांस्टेंट होता है। तो इसको याद करेंगे चार्ल्स से, यहाँ पर बड़ा आपको यहाँ पर कर लेंगे चार्ल्स, डायरेक्ट कर लेंगे। तो इसको रिलेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लर्न करवाना है, वैसे चार्ल्स ये होता है, तो इसको चार्ल्स से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, चार्ल्स से। तो देखिए चाल आप कैसे, आप चाल बढ़ानी है आपको, यानी कि चाल क्या होती है, स्पीड, स्पीड आपको बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ाएंगे, जैसे कि एक्सीलेटर हुआ, आपने उस पर प्रेशर लगाएंगे, यानी कि पैर से दाब रहे हैं, आपने देखा होगा गाड़ी का एक्सीलेटर। तो चाल तभी आपकी बढ़ेगी, यानी कि जब उस पर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। या फिर आप और किसी से भी रिलेट कर सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा है। मैंने तो इसी से रिलेट किया था और मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, क्योंकि अब यदि प्रेशर लगाएंगे तो आपकी चाल बढ़ेगी। तो आप इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। प्रेशर है आपके पास, प्रेशर आपका, प्रेशर तभी कांस्टेंट होगा जब आपकी, यानी कि चाल किस रिलेटेड करेंगे, चाल से। तो अब इतना आपने कर लिया तो आपको ये याद हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप कभी एग्जाम में आए तो एग्जाम में आएगा तो आपको ये हमारी बातें आपको आ जाएंगी, तो इनको ध्यान से सुना करें। तो ये देखिए चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर, प्रेशर है यानी कि क्या होता है, दाब। तो नेक्स्ट है यहाँ पर बॉयल, बॉयल का नियम में क्या कांस्टेंट होता है, बॉयल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है नियत तापमान, नियत यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो इसमें बॉयल के नियम में ही टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो बॉयल से आप कैसे याद करेंगे, इसमें टेम्परेचर अभी तो आपको पता है, लेकिन आप भूले ना, इसलिए इसको ट्रिक को बता रहे हैं। बॉयल, कोई भी चीज़ है, बॉयल का मतलब होता है यानी कि उबलना। तो कैसे उबलेगी, जब उसको हीट देंगे, यानी कि टेम्परेचर देंगे। तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, आपने पढ़ा नहीं, बॉयल भैंस उबलना होता है, तो आप इस प्रकार इसको रिलेट कर सकते हैं। जब आपका टेम्परेचर दिया जाएगा, यानी कि तभी तो कोई चीज़ उबलेगी, पानी हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो टेम्परेचर इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और गैलू सेक बचता है, तो इसमें आयतन आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो इतना होता है। इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे, और ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है, और कुछ न्यूमेरिकल में भी आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। अब ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत ही ईजी है, लेकिन ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हम छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगी, मैंने भी कहीं से पढ़ी थी, यूट्यूब वगैरह से। तो इम्पोर्टेंट ट्रिक, और इससे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। यदि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, और भूले या फिर आपको पता होगा तो आप कन्फ्यूज ज़रूर होंगे इसमें। तो आप ट्रिक है यहाँ पर, ईंट पर नाच, तो ये आपने पढ़ी जरूर होगी। तो इस ट्रिक को आप यहाँ पर लिख लें किसी भी कॉपी में, यदि आपको नहीं पता ईंट पर नाच। तो देखिए ईंट से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, थॉमसन ने। टी देखिए टा है, लेकिन यहाँ पर था थॉमसन, आप थोड़ा रिलेट करेंगे तो यहाँ पर थॉमसन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर भी जे थॉमसन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज ही पूछी है। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिख रहे हैं, ईंट पर नाच। तो सभी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप आराम से देखते रहें वीडियो को। तो इस ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और टी से हो जाएगा थॉमसन, तो थॉमसन रिलेट कर सकते हैं आप। तो अब ये हो गया, इसका ट्रिक हो गई। अब पा से हो जाएगा परमाणु, और रा से हो जाएगा रदरफोर्ड। तो परमाणु की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। यदि परमाणु की भी पूछी जाती है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। तो ये भी अब आप हो गया। अब ना से देखते हैं, ना से आपको रखना है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चा से हो जाएगा चैडविक। आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर आप इतना कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यदि आप फर्स्ट बार इस ट्रिक को पढ़ रहे हैं तो थोड़ी आपको
टफ लग रही होगी, लेकिन टफ नहीं है। यदि आप एक बार दिमाग में अपने सेट कर लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चा से हो जाएगा चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा और इसके साथ आपके 3 क्वेश्चन और क्लियर हो गए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक द्रव का pH 7 पाया गया था, वह कौन सा द्रव होने की संभावना है? एक द्रव का pH 7 पाया गया, वह कौन सा द्रव होने की संभावना है? तो देखिए यहाँ पर 7 आपको पता होगा, हमने आपको बताया भी था। यहाँ पर एक स्केल होती है आपकी pH स्केल, इसमें बीचम बीच होता है, इसके मिडिल में होता है 7 और यहाँ पर इधर होता है आपका 0 और इधर होता है 14 यानी कि 14। तो देखिए यहाँ पर 0 से 7 की तरफ बढ़ते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर ये होता है 7 पे, यदि 7 है तो भाई न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है। तो यहाँ पर उदासीन आपका 7, आपको pH वैल्यू पता होनी चाहिए। जल की pH वैल्यू 7 होती है, ना तो ये कड़वा होता है और ना ही एक अम्लीय होता है, तो ये उदासीन होता है। इसकी pH वैल्यू 7 होती है, तो इसका राइट आंसर तो 7 हो गया। लेकिन अब इसको और आपको इसको पता होना चाहिए, क्योंकि और दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर फिर बना देते हैं, यहाँ पर 7 और इधर 0 इधर 14। तो ये pH स्केल है। यहाँ पर एसिड होते हैं 0-7 के बीच में, यदि pH वैल्यू है तो वो एसिड होंगे, और 7 से 14 के बीच में pH वैल्यू है यानी कि बी बेस, पहले ए आता है तो एसिड, फिर बी बेस से हो गई क्षार। तो आपको ये पता होना चाहिए, यदि किसी की pH वैल्यू 6 है तो आप बताएंगे क्या एसिड है या फिर बेस है, यानी कि क्षार है या फिर अम्लीय है। तो क्योंकि 6 है जो 7 से यहाँ पर कम है तो ये एसिड हो जाएगा, और 6 यानी कि 7 से ऊपर है, जैसे कि 8 है किसी की pH वैल्यू, तो यहाँ पर ये क्षार हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और कुछ आपको pH वैल्यू जिसकी, जैसे आंसू की हुई या फिर आपकी दूध की हुई या फिर सिरके की हुई, तो कुछ आपको ये pH वैल्यू भी लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन इतने ही थे। क्वेश्चन ज़रूर कम थे, लेकिन जो इतने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।